नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वडोदरा महानगर पालिका, हाल ही में वडोदरा महानगर पालिका को नए जनप्रतिनिधि मिले हैं। 2.5 साल का टर्म होता है और इसलिए मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन से लेकर पूरी टीम बदल दी गई है। चेयरमैन के रूप में इस बार मौका मिला है डॉक्टर शीतल मिस्त्री को। डॉक्टर शीतल मिस्त्री भारतीय जनता पार्टी से सालों से जुड़े हुए हैं। वैसे पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर मेडिकल फील्ड से पॉलिटिक्स तक का उनका जो सफर है उस पर आज बात होगी, और साथ ही स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में वडोदरा को क्या देने वाले हैं, वडोदरा की जरूरतें क्या है और वडोदरा की जरूरतों को आखिरकार कैसे पूरा किया जाएगा, उस पर बात होगी। और डॉक्टर शीतल मिस्त्री स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर शीतल मिस्त्री को वैसे तो हम सब जानते ही हैं। कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नगर सेवक के रूप में जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जानते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ी सी और बातें उनसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार कौन है डॉक्टर शीतल मिस्त्री, कहाँ से शुरुआत हुई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से है और कैसा रहा बचपन से लेकर डॉक्टर बनने तक का सफर। सर, सबसे पहला सवाल, मैं वडोदरा शहर के लोगों को शायद ये ना भी पता हो कि आखिरकार डॉक्टर शीतल मिस्त्री कौन है। सबसे पहले कहाँ रहते थे बचपन में, कहाँ आपका जन्म हुआ और पढ़ाई से लेकर कैसा रहा डॉक्टर बनने तक का सफर। एक्चुअली हम लोग काफ़ी मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे। हम लोग बड़ौदा से आजवा रोड पे रहते थे। अच्छा। स्टार्टिंग में गोत्री विस्तार में मेरा निवास था, उसके बाद में पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो आजवा रोड पे हम शिफ्ट हुए। मेरा बचपन से स्कूलिंग हुआ सरदार वल्लभ भाई विद्यालय स्कूल आजवा रोड पे। अच्छा। जिसका 1 से 7वीं तक तो 5 रुपया महीना। अच्छा। और 7 से 12 तक में 7 रुपया महीना। कभी कोई ट्यूशन नहीं किया जी। 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और मैं। और पिताजी सिविल इंजीनियर थे जीबी में। बहुत कम आयु में हम लोग पढ़े लिखे। पढ़ने में पहले से होशियार था। अच्छा। तो मुझे एमबीबीएस का पहला बड़ौदा का सीट मैंने भरा। 12 साइंस में हमारे टाइम पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चारों सब्जेक्ट हुआ करते थे। ईश्वर की कृपा से कुछ अच्छे मार्क्स आए तो हमको पहला सीट मिला एमबीबीएस का बड़ौदा का। माइंड क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या पिताजी का कोई प्रेशर था या ऐसा कुछ? नहीं, पिताजी तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अच्छा। कि जीबी में जॉब करते थे, बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाए, मैं सरकारी नौकरी पे लगा दूंगा। लेकिन मेरा बचपन से शौक था, बिकॉज मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था। और डिसेक्शन भी मैं जो फ्रॉक का डिसेक्शन करते थे काफ़ी अच्छा करता, मुझे मजा भी आता इंटरेस्ट था आपको? तो पिताजी के परमिशन के बिना मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। अच्छा। जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया, पिताजी मेरे से 1 हफ्ते तक बात नहीं किया। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, मतलब पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी थी। हाँ, जी। बोले कि मेडिकल में एमबीबीएस करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगेगा और इतना खर्चा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं मेरे डीन के पास गया कि सर, मेरे पिताजी चिंता कर रहे हैं कितना खर्चा होगा। तो उन्होंने बोला 6 महीने का 250 रुपया फीस है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो इधर खुशहाल चंद चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ से आपको लीज पे किताब मिल जाएगी। जी। मेरे पिताजी को जाके बोला कि भाई ऐसा है। तो कोई वादा नहीं, 50 रुपया हफ्ते का पॉकेट मनी, 250 रुपया 6 महीने का फी और एग्ज़ाम फी। तो कह सकते हैं कि हम लोग 3-4 हज़ार में एमबीबीएस डॉक्टर का डिग्री मिल गया। क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद में एमबीबीएस में भी अच्छे मार्क्स आए तो हमारा जो सिलेक्शन था उसमें भी हमको सर्जरी का क्रेडिट मिला। तो पहला सर्जरी का सीट भी मैंने भरा। अच्छा। और एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, तीनों में मेरे हाईएस्ट मार्क थे। तो क्रेडिट स्टूडेंट के हिसाब से सर्जरी का पहला स्टूडेंट भी मैं बना बड़ौदा मेडिकल कॉलेज का। और फिर एमएस पास किया, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद में हम प्राइवेट प्रैक्टिस किया, मेयो हॉस्पिटल नौकरी किया, हालोल कालो में सुप्रिंटेंडेंट के हिसाब से भी जॉब किया। फिर गोत्री मेडिकल कॉलेज में 10-12 साल तक सर्जरी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर रहा। तो बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता था, गरीब लोगों के ऑपरेशन करना है। मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अभी तक मैंने 15,000 जितना ऑपरेशन किए होंगे। क्योंकि एक बार ऑपरेशन करने जाते हम ओटी में तो एवरी डे इन ऑन ओटी डे आई यूज्ड टू ऑपरेट 10 to 14 पेशेंट्स। और हफ्ते में 2 बार ओटी डे होता था। ऐसा 10-12 साल तक जब पढ़े तभी सुबह से शाम तक ऑपरेशन थिएटर।
प्लस मेरा खुद का भी हॉस्पिटल है, दूसरी आजू बाजू की हॉस्पिटल जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मैं अटैचमेंट रहा। करीब 2 से 3 हज़ार मेडिकल स्टूडेंटों को ट्रेनिंग देने का, सर्जरी MBBS का मेन सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, तो मेन सब्जेक्ट है, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो उसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग देने का अवसर मिला। तो एक डॉक्टरी लाइन में मज़े वाली लाइफ थी। 2000 के साल से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को देखा, थोड़े बहुत RSS की किताब, BJP के आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा, और कांग्रेस की जो राजनीति चल रही थी, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तो एक जागृत नागरिक के ऐसे से लगा कि थोड़ा कुछ समय देश के लिए भी देना चाहिए। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी का कांटेक्ट किया, उन्होंने हमको कन्विंस किया, बहुत सारी ढेर सारी किताबें 1-2 महीने तक पढ़ी। उसके बाद हमने संगठन के जो हमारे मुखिया थे, भिखुभाई दलसानिया, पहले तो आई वॉज रिलेक्टेंट, कुछ करना था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँ या कांग्रेस में जाऊँ, BJP में जाऊँ, ऐसा कोई डिसाइड नहीं था। तो भिखुभाई जी ने हमको गाइड किया कि हमारी थोड़ी संघ की किताबें हैं, अहमदाबाद में साधना प्रकाशन करके एक बुक स्टोर था, वहाँ से मैंने जितनी किताब थी सबकी 1-1 कॉपी ली, हमारी गाड़ी की डिक्की में 10-12 हज़ार की उस टाइम पे भी लाई। 2 महीने तक 1-1 किताब का 1-1 पन्ना पढ़ा। उसके बाद मैं सामने से गया कि आज के बाद मैं BJP के अलावा और कोई पार्टी में काम नहीं करूँगा। क्या बात है। और उस टाइम पे हमारे नारायण भाई पटेल करके प्रमुख थे। स्टार्टिंग में तो छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया, फिर उनको लगा कि अच्छे कार्यकर्ता है, तो हमको डॉक्टर सेल का कन्वीनर बनाया। 6 से 7 साल तक हम डॉक्टर सेल में काम करते रहे। बड़ौदा के जितने अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS है, MS है, MD है, DM है, DHMS है, BSM है, फिजियोथेरापिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, सारे डॉक्टरों का एक संगठन बनाया। सभी डॉक्टरों से बात करके, क्योंकि नो वन वॉज इंटरेस्टेड द पॉलिटिक्स, हम उनके हॉस्पिटल जाते थे, उनको कन्विंस करते थे, हमारे कार्यक्रम में बुलाते थे। तो धीरे धीरे डॉक्टर्स भी BJP की तरफ मुड़ते चले गए। तो कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, तो धीरे 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 इस तरह से इंटेलेक्चुअल लोग BJP से जुड़ते गए। बेसिक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा था, हमारा महिला मोर्चा था, बख्शीपंच मोर्चा था, डॉक्टर सेल था, वकील सेल था, CA सेल था। तो ऐसे ऐसे संगठन का व्याप काफ़ी बड़ा हो गया। और आज कहते हैं भाजपा दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, 12-15 करोड़ मेंबर है हमारे, और उसका संगठन आज 1-1 वार्ड में फैला हुआ है। 20 साल में डॉक्टर सेल 7 साल किया, उसके बाद मध्य गुजरात इंटेलेक्चुअल सेल का मुझे कन्वीनर बनाया गया, शेयर कारोबारी सभ्य भी रहा। पार्टी ने मेरी कार्यशैली को देख के लगा कि एजुकेटेड इंसान है, हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा काम कर सकता है, मुझे गवर्नमेंट नॉमिनेटेड सेनेट मेंबर बनाया 2012 से 2017 तक। उसके बाद मुझे 2018 से 2021 में सिंडिकेट मेंबर बनाया। ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मैं गुजरात रीजन का रीजनल बोर्ड का डायरेक्टर हूँ, सबसे हाईएस्ट बॉडी है ESI कॉरपोरेशन की। जब मैंने ज्वाइन किया तब पर IP मतलब इंश्योर्ड पर्सन, पर IP 700 रुपया देते थे ESI कॉरपोरेशन। आज की तारीख में 3000 से ज़्यादा रुपया मिल रहा है। उस टाइम पे 7000 की सैलरी वालों का ESI कटता था, आज 21,000 तक की सैलरी जिसकी है उसका भी ESI कटता है। तो ESI का जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उसका भी सिस्टम सुधारा। अभी लास्ट मीटिंग में मैंने मंजूर से GIDC और हालोल GIDC के लिए 100 बेड की मांग की, और वो भी प्रिंसिपली अप्रूव हो गई है। थोड़े समय में उसका कंस्ट्रक्शन भी चालू हो जाएगा और वहाँ की इंडस्ट्री को सुविधा मिलेगी। तो मैंने हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिकल क्षेत्र में काफ़ी सारा काम किया और काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन देता रहा हूँ। जैसे मोदी साहब का सद्भावना मिशन है, तो हम 400-500 डॉक्टर को ले जाके मोदी साहब से मिलाते थे। जब जन चेतना यात्रा होती थी तो हम लोग एम्बुलेंस लेके पूरी यात्रा के दौरान जितने लोग हैं उनकी मेडिकल सेवा करते थे। कभी प्रदेश कारोबारी हो गई तो वहाँ पे भी हम क्लिनिक लगा लेते थे। अभी केवड़िया कॉलोनी में सारे धारासभ्यों का प्रशिक्षण वर्ग था, तो वहाँ सभी धारासभ्यों के लिए हम लोगों ने हेल्थ कैंप लगा लिया। तो पहले से बीजेपी के आइडियोलॉजी से अभिभूत थे, लोगों के लिए अच्छा काम करना है। उसके बाद में जब मैं प्रोफेसर था, बीजेपी में काउंसिलर भी नहीं था, तो मुझे लगा कि लोग पूरी ज़िंदगी मुझे सम्मान देते रहे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आइए डॉक्टर साहब, तो थोड़ा हमको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलता था। लेकिन जब
कोविड महामारी आई तो लोग काफ़ी डरते थे, हमारे डॉक्टर लोग भी अंदर जाने से कतराते थे, मेडिसिन के प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर भी जूनियर डॉक्टर्स पे भरोसा रखते थे कि आप अंदर जाके राउंड लेके आइए। तो मैंने सोचा कि पूरी ज़िंदगी जिस समाज ने मुझे सम्मान दिया है तो इस टाइम पे मेरे छुपने की वक्त नहीं है, मुझे करेज खुली छाती से कोरोना के लिए लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। मैं तो सर्जन था, ये मेडिकल डिसीज़ था, लेकिन काफ़ी अच्छी अंग्रेजी में पकड़ है और थियोरी पढ़ना और कोरोना के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल बात नहीं थी। तो कोरोना में धीरे धीरे एक्सपर्टीज आती गई। बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, सेनेट मेंबर, सिंडिकेट मेंबर, जमुनाबाई रोगीकरण समिति, तो आई वाज हैविंग गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, so which is rare combination amongst doctor. बिल्कुल। So I was appointed as a nodal officer. तो सारे पेशेंट लोग because of my public contact they used to call me, I used to deliver them, जो भी उनकी डिमांड है तो people used to call again and again because if you get good response you will call again. If you don't get response you will never call me. तो इस हिसाब से रोज के 300-400 कॉल उठाना, सब इसको पानी नहीं मिला, सब इसको खाना नहीं मिला, सब इसकी कोई डॉक्टर विजिट करने नहीं आया, तो सारे फ़ोन कॉल उठाता। उसके ऊपर से मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी थी कि पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट में फ्लश बिगड़ गया, कोई आदमी रिपेयर करने में खुद जाता था पीपी किट पहन के और प्लम्बर को वो करे जाता। मुझे कोरोना हुआ था तब मैं भी आपकी जान खाती थी। हाँ, फिर कांच टूट गया, बल्ब उड़ गया, कोई रिपेयर करने नहीं आता था, मैं खुद पीपी किट पहन के प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को लेके अंदर जाता था। धीरे धीरे लोगों की हिम्मत खुलती गई। सिस्टर लोग घर पे नहीं जाती थी, क्वारंटाइन करो, जीबी का गेस्ट हाउस हमने खोल दिया कि हमारे हस्बैंड घर में नहीं घुसते थे। ऐसा माहौल था कि सोसाइटी के आजू बाजू वाले लोग, जब हमारी नर्सिंग स्टाफ उसकी सोसाइटी में जाती थी तो लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, इसके साथ बात नहीं करने का, इसके बच्चे के साथ खेलना नहीं। डॉक्टरों की भी यही हाल थी। धीरे 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 हमारे जैसे डॉक्टर का जो हिम्मत से काम करते गए, मैं मेरे वीडियो फोटो भी भेजता कि मैं अभी आईसीयू में जा रहा हूँ, मैं कभी कभी तो ओनली N95 मास्क पहन के चला जाता, पीपी किट भी नहीं पहनता था। तो मेरा मेन उद्देश्य रहा कि लोगों को इतना नहीं डरना चाहिए। जैसे आर्मी का जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है तो सामने वाले दुश्मन की गोली से नहीं डरता, ऐसे हम लोग डॉक्टर हैं तो हमको डिसीज प्रोटेक्शन लेना है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे देख देख के काफ़ी डॉक्टर जो लोग वैकेशन मोड में थे, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, डेंटिस्ट है, सभी को मैंने इंस्पायर किया कि आप लोग भी काम कीजिए। आप ओपीडी का काम कीजिए, आप रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम कीजिए, आप माइक्रोबायोलॉजी का नोडल ऑफिसर बनिए, आप यज्ञ पुरुष का नोडल ऑफिसर बनिए, आप पॉलिटेक्निक समरस का नोडल ऑफिसर बनिए। तो इस हिसाब से मैंने सारे डॉक्टरों को धीरे धीरे काम में लगा दिया और वी कुड डू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोविड। जब थर्ड वेव चल रहा था, इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे कि हम और डॉक्टर विनोद राव दोनों डर गए थे कि इतने पेशेंट, रोज के 400-500 पेशेंट को रखना का है हमको। सारे हॉस्पिटल वॉज अबाउट टू गेट फुल। तो हमने इमीडिएट डिसीजन लिया कि 5-6 दिन में हम यज्ञ पुरुष अडलादरा का हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करते हैं। तो रात को हम लोग देखने गए, खुला ग्राउंड था। सर ने पूछा कि डॉक्टर मिस्त्री इधर हॉस्पिटल बना सकते हैं? अभी मैं मिस्त्री हूँ तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी है मेरा। सर इधर हम लोग पोल लगा के नीचे से ग्राउंड में लाइन लगा के यहाँ हम ऑक्सीजन पोर्ट खड़ा कर सकते हैं। मैं LNT वालों को बोला, LNT वालों से CSR एक्टिविटी में हमको ये सारा फैब्रिकेटेड पोल वगैरह ला के दिया। रात को हम काम कर रहे थे, हमने फास्टनर मारा तो नीचे रेत का गद्दी होता है कोटा सुन के नीचे, तो पूरा पोस्ट हिलने लगा। तो हम लोग डर गए कि हम इतना ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन ये तो फिक्स नहीं है, गिर जाएगा, ऑक्सीजन का लाइन टूट जाएगा। मैंने मेरे कजिन को फ़ोन किया कि ऐसा हो रहा है, क्या करना है? मुझे एरल डाइट लगा के थोड़ा होल के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद में स्क्रू लगाइए। सारे पोस्ट हमारे मजबूती से फिट हो गए। रात को 2 बजे हमने डिसीजन लिया और सेकंड डे हम 50% ऑक्सीजन पोर्ट खड़े कर पाए। दूसरे दिन दूसरे 50% किए। 5 दिन के अंदर हमने 250 बेड ऑक्सीजन बेड खुले मैदान में एस्टेब्लिश कर दिया। और उसके आप 5-6 साइकिल गिनो तो 1000 से 2000 लोगों को फ़ायदा मिला। इधर इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं था, लेकिन स्वामीनारायण का धार्मिक एटमॉस्फेयर, एक पेशेंट एक कंप्लेन नहीं करता था। जबकि हमारे हॉस्पिटल AC रूम में लोग कंप्लेन करते थे, लेकिन यहाँ जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर था,
सुबह शाम प्रेयर होना, भजन बजना, तो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरे और 250 बेड हमने दूसरा टेंट बनाया, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाले बेड लगाए। तो हमने सीधा 400-500 पेशेंट का इंतजाम कर दिया कि हम चिंता करते हैं कि पेशेंट आ इसको कहाँ रखना। उसके बाद में सोचा और भी पेशेंट आ सकते हैं, तो मेरा कोरोना के बारे में ऐसा बोलते हैं कि कोरोना कहाँ चलेगा वो मुझे मालूम पड़ जाता है विद द गॉड्स ग्रेस। मैंने राव साहब को बोला कि सर और 500, 700, 1000 बेड की ज़रूरत है। हम लोग पॉलीटेक्निक समरस हॉस्टल देखने गए, वहाँ पे उसका जो बिल्डर था उन्होंने CSR एक्टिविटी किया, बोले 1-2 टावर का ऑक्सीजन लाइन मैं लगा देता हूँ। थोड़ा ऑक्सीजन लाइन का मटेरियल हमारे पास पड़ा था, दूसरे जगह पे हमने लगा दिया, दूसरे 2-3 टावर में। 727 बेड हमने 10-12 दिन के अंदर खड़े कर दिए। 160 बेड का आईसीयू बन गया, सब कुछ बन गया। वेंटिलेटर चाहिए, मल्टीपरम वेंटिलेटर चाहिए। मैंने राव साहब से रिक्वेस्ट किया कि चाहिए, उन्होंने सीधा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन किया, ऑन द स्पॉट 100 वेंटिलेटर हमने खरीदा, हमारी जान में जान आ गई। ये 2 जो काम हमने किए, मिनिमम एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम डोनेशन, कोई खर्चा नहीं, सारा चीज़ डोनेशन से चल रहा था। ऑक्सीजन टैंक लगाना, ऑक्सीजन लाइन डालना, फ्लो मीटर लगाना, आईसीयू लाना, मल्टीपैरा मॉनिटर लाना, वेंटिलेटर लाना, तो मिनिमम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम लोगों का सहारा। गवर्नमेंट ने भी अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन जितना हम बोलते थे उतना करते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डोनेशन एक्टिविटी से हमारा जो भी सहायता की, उसके लिए बड़ौदा की जनता, बड़ौदा के NGO, IOC, पॉलीकैब, MG मोटर्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, BCCI, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा, सभी लोगों ने काफ़ी सहायता की। उसके बदल सबका शुक्रिया। और बड़ौदा संस्कारी नगरी क्यों है, उसका परिचय हमको उस टाइम पे हुआ कि भले पॉलिटिकली लोग खुश ना हो, लेकिन बड़ौदा की जनता संस्कारी जनता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, और जब भी क्राइसिस आता है तो दे stand up in front of occasion, and they have fighting spirit, and because of that 22 जिलों के दर्दी यहाँ ट्रीटमेंट किया, 4 राज्य के दर्दी यहाँ ट्रीटमेंट किया। वी वर चीपेस्ट इवन इन प्राइवेट। वी हैव कम आउट विद द नोटिफिकेशन कि भाई दिस इज द सेलिंग, यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दैट। काफ़ी डॉक्टर ने ओवर चार्ज किया था, लोग हमारे पास आए कंप्लेन लेके, उनको वापस भी दिलवाया। इंश्योरेंस कंपनी हैज़ ऑल्सो कट दैट पेमेंट कि नहीं इतना हम नहीं दे सकते, कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन। रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल, हर एक मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का सप्लाई हम पूरा करते थे। इवन आजू बाजू के जिले हैं, हालोल, राजपीपला, वहाँ पे भी कभी क्राइसिस हो गए तो वहाँ के कलेक्टर भी मुझे फ़ोन करते थे, आई यूज्ड टू सप्लाई देम। तो ओवरऑल एक मन को संतुष्टि मिली कि हम लोगों की सेवा कर पाए। दूसरा, लोगों से काम कैसे करवाना, उसको अप्रिशिएट करके जैसा है ऐसा एक्सेप्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना और उसको अलाइन करना। तो ट्रिपल ए, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट एंड अलाइन। बिकॉज ऑफ नॉलेज पीपल विल रिमेन लिटिल बिट फियरफुल। बिल्कुल। सो आपका काम भी होगा, पीपल विल रिस्पेक्ट यू ऑल्सो, बट वन थिंग इज दैट नॉलेज एंड हार्ड वर्क, दिस 2 थिंग इज मस्ट टू बिकम सक्सेसफुल। आपसे सहमत हूँ। और डॉक्टर शीतल मिस्त्री सिर्फ नाम नहीं है, पूरी किताब है कि मेडिकल की कैसे पढ़ाई की, और उसके बाद कोरोना महामारी। वडोदरा शहर ने बहुत अच्छे से इस महामारी से डील किया, और उसका जो श्रेय है वो कुछ लोगों को जाता है। उसमें डॉक्टर विनोद राव का नाम आता है, डॉक्टर शीतल मिस्त्री का नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की और हमें उस टफ टाइम से बाहर निकाला। अब स्थायी समिति के चेयरमैन का एक बहुत महत्वपूर्ण, वडोदरा महानगर पालिका का बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट, बहुत महत्वपूर्ण पद डॉक्टर शीतल मिस्त्री को मिला है। ऐसे में अब स्थायी समिति की ओर चलते हैं कि मेडिकल फील्ड हो गया, पॉलिटिक्स में तो वो सालों से है ही, अब एक बड़ा विजन उनके सामने आया है। वडोदरा शहर वैसे सालों से यहाँ विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सर, क्या विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं? कुछ तो सोचा होगा, इतने सालों से वडोदरा में ही रह रहे हैं, वडोदरा का स्टडी किया है, तो वडोदरा को क्या चाहिए वो तो आपको पता है। मैंने बोला कि वडोदरा संस्कारी नगरी के नाम से प्रचलित है। जी। वडोदरा इज एजुकेशन हब बिकॉज ऑफ MS यूनिवर्सिटी, पारोद यूनिवर्सिटी, सुमनदीप यूनिवर्सिटी। The surrounding area of Baroda, there are lot many major industry. So we can say it is an industrial hub also.
Because of Sajirao Gaikwad, we have heritage, buildings, heritage story attached with the बड़ौदा. ये हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है वो काफ़ी बड़ा है. कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. तो जो भी कॉस्मोपॉलिटन, जैसे अमेरिका की बात करो, जैसा कॉस्मोपॉलिटन नेशन, सो इट हैज़ प्रोग्रेस. तो जो दूसरे स्टेट के लोग आते हैं जो खुद के घर में मेहनत नहीं कर सकते उतनी मेहनत यहाँ कर सकते हैं. सो वी हैव टू टैप दोज एरिया कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी का डेवलपमेंट होना ज़्यादा मुमकिन है. दूसरी चीज़, इतनी सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो नॉलेज इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. इंडस्ट्री है so that is also good area. We is the center of the industrial corridor. We have good connectivity. आजू बाजू में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, हमारा नर्मदा डैम है, पावागढ़ है, राजपीपला है. तो काफ़ी अच्छे नेचुरल मतलब ब्यूटीफुल लोकेशन भी है, नेचुरल सीनिक ब्यूटीज भी है. बड़ौदा शहर कहते हैं ना बागों का शहर है. करीब 129 गार्डन है, 20 to 99 जितने अर्बन फॉरेस्ट हम अभी डेवलप करने जा रहे हैं. 129 गार्डन, सारे गार्डन का एक वापस रिनोवेशन हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, प्लांटेशन अच्छा हो, ब्यूटिफिकेशन हो, बच्चों को खेलने की जगह हो. तो वेस्ट में से बेस्ट करके काफ़ी सारे स्कल्पचर बना के हम लोग सारे गार्डन को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. बच्चों के लिए, सिटीजन के लिए, वेस्ट टू वंडर, मतलब जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है उससे भी हम वंडरफुल गार्डन बना सकते हैं. हमारे पास 22 जितने फाउंटेन काफ़ी टाइम से बंद है, सभी को चालू करेंगे. बड़ौदा शहर की जो एंट्री है, खास करके दुमाड़, गोल्डन चौकड़ी, आजवा रोड, वाघोड़िया रोड, तरसारी, वो सारे एंट्री रोड को हम इतना सुंदर तरीके से एलईडी लाइट वगैरह से ब्यूटीफाई करेंगे, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर से, कि अरे कथी मतलब रखेंगे. आदमी बड़ौदा में एंटर होगा, लगेगा कि कुछ अच्छी सिटी में आ रहे हैं. रोड फिक्सचर्स, आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है. रात के टाइम पे कभी कोई जगह पे अंधेरा है तो कैट आइज, मीडियन रिफ्लेक्टर्स, ग्लोइंग पोल्स, बॉलार्ड्स. तो जो हमारा स्ट्रीट लाइट है वो सारे एलईडी कर देंगे. जितने रेलिंग्स है उसका कलर होगा, कोई कंसेप्ट बनाएंगे. डस्टबिन है वो भी कोई कंसेप्ट वाले बनेंगे. तो इस तरह से ब्यूटीफाई करेंगे. बड़ौदा शहर रियल में रात को और दिन में अलग अलग दिखना चाहिए. जैसे गार्डन है तो गार्डन पे हम जब कुछ काम करेंगे तो मॉर्निंग टाइम पे अलग व्यू आएगा, इवनिंग टाइम पे अलग व्यू आएगा. हमारे पास काफ़ी सारे तालाब है, उसका हमने ब्यूटिफिकेशन किया, उसका मेंटेनेंस करना है. ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक के लिए जो भी स्मार्ट एलईडी लाइट लगाना है, एस्थेटिक लाइट लगाना है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट सिस्टम, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा, मोबाइल वान, इंटरसेप्टर वान. अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, अगर आपने बेल्ट नहीं पहना है, अगर देयर इज़ ए कोई काव या कैटल रोड पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो सारा चीज़ रिकॉर्डिंग हो सकता है. देयर आर सर्टेन अदर सॉफ्टवेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड प्रॉब्लम फाइंडिंग. आप खाली मोबाइल रख के सिटी में घूमिए, जो जगह पे प्रॉब्लम है उसका पूरा सर्कल हो जाएगा कि यहाँ खड्डा है, यहाँ पे पेड़ गिरने वाला है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं चलता है. तो सारे प्रॉब्लम हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर से चले जाएंगे, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा. सबसे पहले चीज़, कोई भी सिटी को डेवलप करना है तो उसका मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम थोड़ा वीक है. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 19 वार्ड है, 19 वार्ड के 19 स्क्रीन रहेंगे, उसमें 15-16 तरह के पैरामीटर्स मॉनिटर किए जाएंगे. स्टाफ का अटेंडेंस है, क्लीनलीनेस कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, कुछ जगह पे कितने खड्डे चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं. तो सारे जो डेली चीज़ है, पानी के सैंपल, पानी का प्रेशर, ड्रेनेज बराबर है कि नहीं, एपीएस कैसे चल रहे हैं, तो 15-16 तरह के पैरामीटर्स हम डेली मॉनिटर करेंगे. आज उसका जो रिपोर्ट आएगा कल सुबह में 8 बजे कमिश्नर या मेयर के टेबल पे होगा. तो जो भी एवरीडे पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मीटिंग होना चाहिए. सैम्पलिंग बढ़ाएंगे. हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारे पीएचसी है, वहाँ से डेटा पूरा हमारे पास आएगा. सारा कंपाइल करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एरिया में
वाटर बोर्न डिसीज हो रहा है, एरिया में मॉस्किटो बोर्न डिसीज हो रहा है, जी। वी कैन टेक इमीडिएट प्रिवेंटिव स्टेप्स ताकि ऐसी कोरोना जैसी महामारी फैलने से पहले हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो जब मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा तो सबसे पहली चीज़ है कि तंत्र अकाउंटेबल बनेगा, तंत्र संवेदनशील बनेगा, रिस्पॉन्सिव बनेगा जी। कि नागरिकों की कंप्लेन जो है वो कंप्लेन को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ जो आईटी, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे और बारकोड स्कैन किया तो यू विल गेट वन गाइड बाय चैट जीपीटी जी। कि वेलकम टू बड़ौदा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर विजिट, यू से बिजनेस, विच बिजनेस, यू से केमिकल, केमिकल इंडस्ट्री के नाम आ जाएंगे, दे विल गाइड यू। द मोमेंट यू से लीजर, हेरिटेज टूर, so they will give you all heritage buildings, नवनाथ टेम्पल है, कीर्ति मंदिर है, केवड़ा बाग है, मोती बाग पैलेस है, म्यूजियम है, कमाटी गार्डन है, आजवा है, तो सारा वो इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। इसका वर्चुअल टूर भी मिलेगा आपको, वहाँ जाके आप क्लिक करोगे तो अंदर जाए भी ना, अंदर क्या है 360 डिग्री व्यूज़ भी आपको मिलेगा, सीलिंग कैसा है, इसका ये क्या, अंदर जाना है कि नहीं जाना है, सारे जगहों को हम लोग एक सर्किट बना के बस भी दौड़ा सकते हैं। सर आप जितनी बातें कर रहे हैं आपको 2.5 साल कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है कि सही में ये अगर हो गया तो वडोदरा शहर बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा। लेकिन सोच एक अलग होती है और अमलीकरण में काफ़ी वक्त लग जाता है। जो टीम होती है उसमें वो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टिल नाउ व्हाट आई टोल्ड यू वेरी शॉर्ट टर्म गोल। अब 2.5 साल बोलते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि फरवरी मंथ तक काफ़ी सारा इसमें से काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर लगाना है, मॉनिटरिंग करना है, 18-20 आदमी 19 वार्ड का मॉनिटरिंग कर सकते हैं जी। जैसे ब्यूटिफिकेशन करना है तो एलईडी लाइट लगाना है, कोई लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाना है, कैटसाई लगाना है, जैसे भी हम नए रोड देंगे। कॉर्पोरेशन में सर टेंडरिंग में बहुत टाइम चला जाता है, ऐसे लोगों की शिकायत होती है कि एक रोड पास होने में ही बहुत वक्त चला जाता है, एक बार पास हो जाता है फिर शुरू होने में बहुत टाइम चला जाता है। तो स्पीड, स्केल और सेटिस्फेक्शन, इस पे तो मुझे काम करना है कि जो चीज़ लिंगर ऑन होती है उसको स्पीड अप करना है जी। उसका स्केल अच्छा होना चाहिए और इट शुड बी अप टू सेटिस्फेक्शन। इफ स्केल बहुत बड़ा है तो मैं 10 करोड़ का रोड बना रहा हूँ लेकिन स्पीड स्लो है तो विल नॉट गेट सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ को साथ में चलता है, स्केल और स्पीड, तभी लोग संतुष्ट होते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है कि कोई ब्रिज बनाते हैं, लंबा वक्त लगा जी। तो लोगों की बूंद चालू होती है, पानी का लाइन डाला, खड्डा नहीं पूरा, पानी आया, सब लोग खुश हो गए, लेकिन खड्डा नहीं भरा 2-3 महीने तक, 2-3 लोग गिर गए, तो जो क्रेडिट मिलना था वो डिसक्रेडिट में परिवर्तित हो गया। तो ये चीज़ को हमको सिंक्रोनाइज करना है, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस बनानी है। हमारे पास जीआईएस सॉफ्टवेयर, जियो इन्फॉर्मेटिक, हमारे पास ईआरपी सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एचएमआईएस सॉफ्टवेयर है, हमारे पास लैंड एनक्रोचमेंट प्रिवेंशन सिस्टम है। तो ये सारी सिस्टम जो डिजिटल माध्यम से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलती है, उसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, उसका ऑप्टिमम यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे इंजीनियर्स, उनको ऑटोकैड नहीं आता है, तो हमने लास्ट 2-3 महीने में कमिश्नर को प्रेजेंट करके इनको ट्रेनिंग देना भी चालू किया। अच्छा। तो हमारे सिटी इंजीनियर खुद सारे इंजीनियर को ऑटोकैड का ट्रेनिंग देता है। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर जो हमारे मैप्स वगैरह लोड करने हैं तो काफ़ी सारा इम्प्रूव हो रहा है। 84 जितने लेयर हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए। तो फ्यूचर में हमको कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि हमको रोड डालना है, जिसके नीचे किसी को पानी का लाइन डालना है, गटर का लाइन डालना है, जियो फाइबर डालना है, तो विद इन 15 डेज दे विल गिव एनओसी और दे विल गिव डिसअप्रूवल। तो हम लोग वो काम को रोक सकते हैं या उसको स्पीड अप कर सकते हैं। सर आपको लगता है कि अभी भी वडोदरा महानगर पालिका में नगर यानी नगर, नल, गटर और रोड, कहीं ना कहीं ये सुविधाएं लोगों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच रही? अभी भी शिकायतें रोज आती है, हर इलाके से आती है। क्या इसके बारे में कुछ काम किया जाएगा स्थायी समिति की ओर से? जैसे पानी का सप्लाई है, लास्ट टाइम हमने सिंधरोड का एक वाटर सोर्स खड़ा किया, उसे साउथ जोन को काफ़ी अच्छा फायदा मिला। अभी भी हम लोग पानी की मात्रा पूरी तरह से लोगों को मिलती रहे उसका आयोजन कर रहे हैं। जो पुरानी लाइन है उसको बदली करने का काम चल, जहाँ पे कंटामिनेशन आता है तो अभी हमारा नया जो सिस्टम है उसके हिसाब से इमीडिएट हम लोग लाइन चेंज करते हैं। वडोदरा की ज्यादातर पानी की पाइपलाइन खस्ता हाल हो गई है, टूटती रहती है, उस पर खर्च होता रहता है। एक्चुअली जो सोसाइटी पुरानी है 35-40 साल, अभी उसके पर्सनल कनेक्शन है, हमने मेन लाइन डाली, उसमें अपने कनेक्शन लिया, तो कोई सिटीजन
खड्डा खोद के अपना कनेक्शन चेंज नहीं करवाते नहीं जब तक करेंगे। प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। आएगा, कंटामिनेटेड वाटर नहीं जी। आएगा या लीकेज नहीं होगा हम्म, तब तक। हम्म। तो नागरिकों को भी लिमिटेशंस है, जी। जरूरत नहीं है तो खड्डा क्यों खोदें, वो खड्डा खोदेगा बाजू वाला भी मुंह लगाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, हम्म, वो भी हम फैलाएंगे कि भाई आपका लाइन पुराना है, जी। अब चेंज करिए। हम्म। तो दे शुड बी इन्फॉर्म जी। कि भाई आपका 35-40 साल हो गया, हम्म, अभी आपकी पानी की लाइन नैरो हो गई है, वहाँ पे कोरोजन आ गया है, लीकेज आएगा। तो ये सब चीज़ लोगों को समझाने की जरूरत है। एंड मेंटेनेंस इज अ रेगुलर प्रोसेस। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि आज हम कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कम हो ऐसी सुविधा हम जरूर कर सकते हैं। जो हमारे ओजी विस्तार है वहाँ पे भी नए नए पानी के सोर्स, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड श्रम, नया नेटवर्क, नए बूस्टर, नए एपीएस, नए एसटीपी, काफ़ी सारा बड़ी मात्रा में करने वाले हैं। जी। लेकिन मैंने बोला ऐसा मेरा मेन काम होगा मॉनिटरिंग, रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल। बड़ौदा शहर में जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम दिख रहा है लोगों को, और मैं सहमत भी हूँ, लेकिन इसका की क्या है मालूम आपको कि एट सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि आपके घर में जहाँ उसका प्रोडक्शन होता है वहीं पे सेग्रीगेट करो। जी। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, थोड़ा नॉलेज देने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। कि ड्राई वेस्ट है उसके 2% है, प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक। ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपका किचन वेस्ट है, केले की छिलके है, फ्रूट्स के छिलके है, बचा कुचा खाना है, ब्रेड है। हैज़ार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे आपका बल्ब टूट गया, कुछ ब्लेड है, स्टील का मटेरियल है, वो सब हैज़ार्डस वेस्ट है। ई वेस्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है, सैनिटरी पैड्स वगैरह। इतना ट्रेनिंग दे दिया, मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि दुनिया की सारी कंपनियां, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, बायोमेडिसन प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वो सारे हमको रॉयल्टी देंगे, कार्बन क्रेडिट देंगे। एक कॉरपोरेशन की आय भी बढ़ेगी और कम से कम खर्चों में हम इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होगा एट सोर्स एग्रीगेशन, इट इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मेरा पहला स्टेप एट सोर्स एग्रीगेशन के लिए होगा। दूसरा स्टेप हम लोग ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाएंगे, हाईटेक ट्रांसपोर्ट स्टेशन। तीसरा स्टेप होगा कि हमारा एक तो एवेलोन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। 5-6 महीने में तैयार हो सकता है। जिग्मा का हमारा जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का प्लांट है वो भी फुल स्पीड चल रहा है। साथ में सीएनडी वेस्ट का रिसाइकलिंग होगा, प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकलिंग होगा। बायोमेडिसन प्लांट ये साल हम लाने का सोच रहे हैं। तो जितना हमारा वेट वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको हम लोग बायोमिथेनेशन से बायोमिथेन बना सकते हैं। उसका हमको रॉयल्टी भी मिल सकती है, कार्बन क्रेडिट भी मिल सकती है। उसमें से जो खाद बनेगा वो भी हम हमारे गार्डन में या प्राइवेट फार्मर्स को भी बेच सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है। ई व्हीकल लाने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ई व्हीकल के लिए 4 जून में 4 बस स्टॉप बनाएंगे। जो 2 व्हीलर्स और प्राइवेट व्हीकल्स है उसके लिए भी चार्जिंग स्टेशन बने, घर 4 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन बनाना है। तो सारा रोड मैप तो क्लियर है, लेकिन कितना स्पीड से हम डिलीवर कर सकते हैं उसके लिए कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, प्रजा का साथ सहकार, दूसरे पॉलिटिकल लोगों का भी साथ सहकार होना जरूरी है जी। बहुत ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है कहीं ना कहीं वडोदरा शहर में। वैसे तो बहुत सालों से काम हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम अधूरा है और उसे पूरा करने की एक कह सकते हैं कि सोच लेकर आए हैं कि ये जो चीज़ें हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सालों से वडोदरा शहर की ही स्टडी उनकी रही है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो प्लान क्लियर है, अब उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो ज़रूर हम देखना चाहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, वडोदरा शहर को क्या देना चाहते हैं? वडोदरा शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आज डॉक्टर शीतल मिस्त्री जो है कहीं ना कहीं वडोदरा शहर की देन है। वडोदरा शहर को क्या लौटाएंगे? वडोदरा शहर के पास बहुत कुछ है। वडोदरा शहर को मैं एक सिस्टम देना चाहता हूँ, एक डिसिप्लिन देना चाहता हूँ कि हैफेजार्ड काम नहीं, इट शुड बी ना सिस्टमैटिक, इट शुड बी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काम होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। सो स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन कम से कम हो
और सर, आप ये सारी बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो पीछे के या आगे के बड़े लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे इसमें? क्योंकि एक पूरी चेन होती है, स्थायी समिति के चेयरमैन है, उसके आगे पीछे अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सारे लोग करप्शन फ्री हो या जिस फोर्स के साथ आप काम करना चाहते हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, सारे लोग सपोर्ट करेंगे आपको? कोशिश करने में तो कोई नुकसान नहीं है, कोशिश करेंगे। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जितना कम हो सकता है करप्शन और जितना क्वालिटी अच्छा मिल सकता है, जो टैक्स पेयर्स है उसको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। कम टैक्स पे करते हैं उसके सामने हमको ये मिलना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। इस नीति से काम करते रहेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ, खाली एडमिनिस्ट्रेशन और पोलिटिशियन से सुधारा नहीं आएगा, लोगों को भी सहकार देना होगा। हम देखते हैं कि कचरे का ढेर हुआ, जला दिया, जीरो टॉलरेंस फॉर बर्निंग, जीरो टॉलरेंस फॉर थ्रोइंग, जीरो टॉलरेंस फॉर लिटरिंग वाटर बॉडीज। सो सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स अभी ये सब 2.5 साल में हमें देखने मिलेगा। जीरो टॉलरेंस। इफ देयर इज नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वी विल बी डिलीवरिंग। और आज की तारीख में ये जो सिंपल काम करना है, आई थिंक वी कैन डू इट। चलिए, एक बहुत बेहतरीन और एक लॉन्ग विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट काम करना चाहते हैं डॉक्टर शीतल मिस्त्री की कुछ ही महीनों में ये जो सारी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अगर सही में ऐसा होता है तो वडोदरा शहर वैसे बहुत अच्छा, सुंदर, साफ सुथरा हमारा शहर है, संस्कारी नगरी के संस्कारी लोग हैं, और कुछ सुविधाएं जो और भी होनी चाहिए, टूरिज्म का विकास की बात कही जाए, विश्वामित्री को साफ करने की बात है, ये सारी बातें अगर हो जाती है तो वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का हमारा जो शहर था, जो एक आयोजनबद्ध, महाराजा के समय से आयोजनबद्ध तरीके से चलता आया शहर था, वो और सुचारू रूप से चल सकता है। सर, मैं बहुत दिल से ये इच्छा करती हूँ कि आपका जो विजन हो उसमें आप कामयाब हो। धन्यवाद, आपका भी सहकार चाहूँगा। हाँ, हमारा सहकार आपके साथ हमेशा रहेगा। और मैं वडोदरा की जनता से भी कहूँगी कि सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के साथ मिलकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वडोदरा शहर को और ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो हमेशा ही जुड़े रहना है, क्योंकि हम यहाँ बैठकर वही बातें चर्चा करते हैं जो आपके जानने के, आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आपके हित में है और आपके फ़ायदे में है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। वडोदरा शहर की बातें हर वडोदरा के व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को आप 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।